हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग पीएनएसएस के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 50 से। सेक्शन नंबर 50 टॉक्स अबाउट पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। तो अगर कोई ऑफेंसिव वेपन्स मिल रहे हैं एक ऐसे पर्सन के पास जिसका अरेस्ट करना है या जिसका अरेस्ट हो रहा है, तो उसको सीज करने की पावर पुलिस ऑफिसर की होती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है उसके पास पावर होती है सीज करने की। So the police officer or other person making any arrest under this Sahita may immediately after the arrest is made, जैसे ही arrest हुई उसके बाद take from the arrested person any offensive weapons, कोई भी offensive weapons उसके पास है, which he has about his person, and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this Sahita to produce the person arrested. तो या तो कोर्ट में जाकर पेश कर दो या तो ऐसे ऑफिसर के पास पेश कर दो जहां पर इस संहिता में अगर कुछ ऐसा बताया हुआ है कि इस ऑफिसर के पास देने हैं तो वहां पर कर दो। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। फिर सेक्शन नंबर 51, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 51, 52, क्योंकि एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर हो रहा है। ठीक। Subsection 1 says when a person is arrested on a charge of committing an offense, जब किसी person को arrest किया गया है किसी charge के लिए जो कि एक ऐसे nature का है and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offense। तो इसको बहुत ही simple भाषा में समझो। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऐसे person को arrest किया गया है जिसमें ऐसा लग रहा है उसने कोई ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा है कि उसके बॉडी का अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लॉफुल होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है काम एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर से कि आप जो है इनका एग्जामिनेशन करिए क्योंकि हमें इससे कुछ एविडेंस मिल सकते हैं। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एज एंड अंडर हिज डायरेक्शन, मतलब कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर के एज में किसी के उसके मतलब हेल्प करने के लिए अगर काम कर रहा है तो वो भी उसकी रिक्वेस्ट पर भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को एग्जामिनेशन करना होगा। टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एज इज रीजनेबली नेसेसरी in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। तो भाई कुछ फैक्ट्स को असरटेन करने के लिए वो जो कि एविडेंस में काम आएंगे उसके लिए हमने देखा कि एग्जामिनेशन करना जरूरी है। बट इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई फोर्स रीजनेबल है, मतलब अगर नेसेसरी लग रहा है कि वो बंदा मान नहीं रहा एग्जामिनेशन कराने के लिए, क्योंकि भाई उसे डर लग रहा है कि अगर मतलब एग्जामिनेशन हो गया तो सारा सच सामने आ जाएगा। ऑब्वियसली इसी बात से जो बंदा मतलब जो भी अरेस्टेड पर्सन है वो डरेगा। तो ऐसे में अगर वो रेजिस्ट करता है, मना करता है, तो फोर्स भी यूज किया जा सकता है, यानी कि फोर्सफुली भी यहाँ पर एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 में whenever the person of a female is to be examined, जब फीमेल को एग्जामिन करना है सेक्शन के अंडर, तो एग्जामिनेशन shall be made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner। या तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी, या फिर उनके सुपरविजन में ही काम होगा। The registered medical practitioner shall without any delay forward the examination report to the investigating officer। जैसे ही आपकी रिपोर्ट खत्म हुई, जैसे आपने वो रिपोर्ट बनाई, मतलब जैसे आपको एग्जामिनेशन खत्म हुआ, आपने रिपोर्ट बनाई, तुरंत से जो है उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देना है। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशंस पर। एक्सप्लेनेशन में इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 52 एंड 53, 52 और 53 में एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के लिए भी और आने वाले आगे 2 सेक्शंस के लिए भी यही सेम एक्सप्लेनेशन या मीनिंग रहेगा आपके एग्जामिनेशन का और आपके आरएमपी का, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स, सीमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस, ठीक है, sputum and sweat, hair samples and fingernail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर इनके अलावा भी उसे कोई टेस्ट अगर नेसेसरी लग रहे हैं उस केस के लिए उसे लग सकता है कि वो एज एन एविडेंस वो कर सकता है, तो वो उनके ऊपर भी है, वो उस तरीके का फिर टेस्ट वो कर लेंगे। सारी चीजें इसमें आती हैं, ब्लड का टेस्ट करना है, ब्लड स्टेन्स का टेस्ट करना है, सीमेन का करना है, सारा जो है सब कुछ करवाना पड़ेगा। ठीक। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, तो मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेसेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट।
इस एक्ट के अंदर वो रिकग्नाइज होने चाहिए एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द इंडियन नेशनल मेडिकल इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर अंडर दैट एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जो है उनका नाम इस रजिस्टर में होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 52 पे जब आप बढ़ेंगे तो सेक्शन 52 पे आप देखेंगे उस अक्यूज्ड पर्सन का एग्जामिनेशन हो रहा है जो कि रेप के लिए है, मतलब जो कि रेप के लिए अक्यूज्ड है उस पर्सन का। ठीक है, मतलब उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं। तो सेक्शन 52 क्या कहता है? सेक्शन 52 कहता है, सबसेक्शन 1 सेज व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, जब उसको जो है इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है रेप कमिट करने का और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, या फिर अटेम्प्ट भी किया उसने रेप का तो भी। And there are reasonable grounds for believing that an examination of his person, वैसे यहाँ पर this person होना चाहिए, चलो ठीक है, of his person will afford evidence as to the commission of such offense। ठीक है, तो इन्होंने वही चीज जो हमने 51 में पढ़ी वही यहाँ पर है कि अगर ऐसा लग रहा है कि इसका एग्जामिनेशन, अब रेप केसेस में तो जनरली होता ही होता है और किसी केस में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर होता ही है एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ही पड़ता है क्योंकि उससे एविडेंसेस का पता लग पाता है। इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट, तो यानी कि सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो ही करेगा, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी अगर है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। यहाँ पे ऑफेंस हुआ, यहाँ से लेकर के 16 किलोमीटर के अंतराल में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर नहीं है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात हो रही है कि अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है 16 किलोमीटर के अंतर पे, तो within the radius of 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस विद ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ 16 किलोमीटर के अंतर पे कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो कोई भी दूसरा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ, जो भी कोई, मतलब पुलिस ऑफिसर के अलावा हो सकता है कोई दूसरा पर्सन हो जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर की ही एड में और उसके डायरेक्शन में, मतलब पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा है, डायरेक्ट किया है कि आप जाकर के उसका एग्जामिनेशन करा के लाइए, टू मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड टू यूज सच फोर्स एज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। फोर्स जो है 51 में भी यूज हो रहा है, फोर्स 52 में भी यूज हो रहा है, अगर वो रेजिस्ट करता है तो, रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, अगर नेसेसरी लग रहा है, जरूरत लग रही है तो। ठीक है, फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 सेज the registered medical practitioner conducting such examination without any delay examine such person, बिना किसी डिले के, जब आपको कहा एग्जामिनेशन करने का, आप बिना किसी डिले के उसका एग्जामिनेशन करिए, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जिस रिपोर्ट में ये सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं द नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन by whom he was bought। तो यानी कि अगर हम अपने केस, मतलब अपने एग्जांपल में समझे, तो हो सकता है पुलिस ऑफिसर उसे लेकर के गया हो, तो उस पुलिस ऑफिसर का भी नाम होगा और उस अक्यूज्ड पर्सन का भी नाम और एड्रेस होगा। ठीक है, एज ऑफ द अक्यूज्ड की क्या एज थी वो होगा, कोई भी मार्क्स ऑफ इंजरी है अगर कुछ है उस अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर तो वो भी लिखा जाएगा उसमें। कोई डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, कोई डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए अगर कुछ लिया है तो वो लिखना होगा। कोई अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स, कोई कुछ भी, अगर मटेरियल का मतलब है कुछ भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसका डिटेलिंग करना जरूरी है रीजनेबल डिटेल में, उसको भी लिखा जाएगा उस रिपोर्ट के अंदर। सबसेक्शन 3 कह रहा है द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, जितने भी पर्टिकुलर कंक्लूजन पर अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर पहुंचा है किसी भी उसमें कंक्लूजन पर, तो उसका कारण लिखना होगा, उसका रीजन लिखना होगा कि किस वजह से आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। सबसेक्शन 4 कह रहा है जिस समय एग्जामिनेशन शुरू हुआ, जिस समय एग्जामिनेशन शुरू हुआ और जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम लिखना होगा। ठीक है, उस रिपोर्ट में ये पर्टिकुलर चीज मेंशन होगी। फिर सबसेक्शन 5 में द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना किसी डिले के उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे, रेफर टू इन सेक्शन 193 एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट का पार्ट होगी ऑब्वियसली वो रिपोर्ट, रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। पहले यहाँ पे आई गेस 173 था, अब जो है यहाँ पे 193 हो गया, 173 CRPC। ठीक है, फिर उसके बाद 53 भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन के बारे में ही बात कर रहा है। फिर बाकी के सेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेक्शन नंबर 53 सेज एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर आ गए हैं। सबसेक्शन 1 सेज जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर।
इन सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में वो होने चाहिए। एंड इन केस द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पर भी आरएमपी जो है वो कर सकते हैं जैसे ही अरेस्ट हुई उसके तुरंत बाद, सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, प्रोवाइडेड दैट इफ द मेडिकल ऑफिसर or by the registered medical practitioner is of opinion that one more examination of such person is necessary। अगर इन दोनों में से किसी को भी लग रहा है कि एक और एग्जामिनेशन नेसेसरी है, करना चाहिए, तो he may do so, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक, provided further that where the arrested person is a female, अगर फीमेल है तो the examination of the body shall be made only by or under the supervision of a female medical officer, या तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर खुद करेंगे या फिर उनके सुपरविजन में ये काम होगा। एंड इन केस द फीमेल मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, फिर यही चीज है कि अगर यहाँ पर फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो वो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेंगी। ठीक है, देन सबसेक्शन 2 says the medical officer or a registered medical practitioner so examining the arrested person shall prepare the record of such examination, ये रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे उस एग्जामिनेशन का, मेंशनिंग देयरिन एनी इंजरीज, अगर कोई इंजरीज वगैरह है, कोई मार्क्स ऑफ वायलेंस है, कुछ वायलेंस वगैरह के अगर मार्क है। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन इंजरीज और मार्क्स हैव बीन इन्फ्लिक्टेड। अब भाई देखो, डॉक्टर्स को, मेडिकल ऑफिसर्स को, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का हो, इन लोगों को पता चल जाता है कि इंजरी कब किस समय हुई होगी। ठीक है ना, जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसे पता होता है, इन लोगों को पता चल जाता है अप्रोक्सीमेट। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट टाइम जो है ये लोग बता देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, वो भी मेंशन वहां पे करना होगा कि अप्रोक्सीमेट किस टाइम पर ये इंजरी कॉज हुई होगी, या जो भी मार्क्स वगैरह है किस टाइम पर इन्फ्लिक्ट किए गए हैं। सबसेक्शन 3 says where an examination is made under subsection 1, कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड। वही चीज है जैसे हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि कॉपी भाई उस रिपोर्ट की बनाई जाएगी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, एज ए केस में भी टू द अरेस्टेड पर्सन और द नॉमिनेटेड पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन। भाई अभी हम ऊपर देख रहे थे कि वो जो है उसको भेजेंगे, क्या बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजेंगे, फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आगे मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक कॉपी जो है रिपोर्ट की वो अरेस्टेड पर्सन को भी दी जाएगी, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, या तो अरेस्टेड पर्सन को दे दो, या तो फिर कोई उसके नॉमिनेटेड, जिसको उस अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया है, या तो उसको दे दो, दोनों में से किसी को भी दे सकते हो, बस देना है, ये बात बताई गई, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के सेक्शंस क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।